हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो सेशन में हम सभी लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं, जो एक विशेष चैप्टर क्लास 12 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से रिलेटेड है। और एक ऐसा डिजीज है, ऐसा रोग है जो वर्तमान समय में मैक्सिमम पर्सन को काज कर रहे हैं। तो हमने जो टॉपिक चुना है आपको इस सेशन में डिस्कस करने के लिए, वीडियो सेक्शन में हमने ये देखा कि कैंसर एक ऐसी डिजीज है जो वर्तमान समय में बहुत सारे लोगों को प्रभावित कर रही है और पूरे वर्ल्ड में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। तो क्लास 12 के साथ नीट और नीट के अलावा भी ये रोग एक ऐसा रोग है जिसके बारे में आपको एक सटीक जानकारी होती है। तो कहीं ना कहीं इस डिजीज से आपकी जो जानकारी है वो जुड़कर कहीं ना कहीं आपके नॉलेज को इंप्रूव करेगी। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और लगातार पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने फ्यूचर को निर्धारित करके अपने जीवन के अधिकतम समय का उपयोग कर रहे होंगे। आप अपने भविष्य को सोचकर वर्तमान पर काम कर रहे होंगे और भूख की चिंता ना करके लगातार लगे होंगे। हम इस पूरी शुभकामना के साथ कि आपका फ्यूचर बेहतर होता जाए, ठीक है, लगातार निरंतर प्रयास करते जा रहे हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं आज की टॉपिक कैंसर के बारे में और जानते हैं कैंसर है क्या, कैंसर का वास्तविक मतलब क्या है, क्यों कैंसर काज करता है, कैंसर के क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, कैंसर का टाइप क्या है, कैंसर की डायग्नोसिस हम कैसे करें, और ये भी जानते हैं कि कैंसर का ट्रीटमेंट क्या होता है अगर वास्तव में किसी भी व्यक्ति को कैंसर काज कर जाता है। शुरू करते हैं, कैंसर है क्या। वर्तमान समय में कैंसर को एक सबसे ज्यादा डेंजरस डिजीज की कैटेगरी में रखा जाता है, यानी इट इज अ टाइप्स ऑफ, ये एक प्रकार की इट इज अ टाइप्स ऑफ डेंजरस डिजीज या डिरेडेड डिजीज की कैटेगरी में रखते हैं। यानी ये एक डिरेडेड या डेंजरस डिजीज की कैटेगरी में इंक्लूडेड की गई है और जिसके द्वारा ये देखा जाता है कि मिलियंस ऑफ पीपल, यानी बहुत सारे मनुष्य, मिलियंस ऑफ पीपल्स की डेथ हो रही है, ठीक है, मिलियंस ऑफ पीपल्स की डेथ हो रही है। कहां पर? इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर हम पूरे विश्व में देखें तो यह एक ऐसा रोग है जो मिलियंस ऑफ पीपल के डेथ का कारण बन रहा है। वास्तव में कैंसर है क्या? अगर मैं बेसिक आपके माइंड में सेट करूं, हमारी नॉर्मल सेल डिवीजन लाइक माइटोसिस एंड मियोसिस, ये हमारी बॉडी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। Mitosis cell division responsible for the growth of body and also responsible for the growth of tissue and organs. Meiosis responsible for the development of gametes. But sometimes cell division uncontrolled. Cell division very fast. Then the special types of structure develop inside the body, and this structure is known as the tumor. And tumor also responsible for the causes of cancer. Means कैंसर का वास्तविक मतलब क्या है कि जब हमारी बॉडी में एक नॉर्मल माइटोसिस और मियोसिस सेल डिवीजन के अलावा होने वाला वो माइटोसिस सेल डिवीजन जो हमारी बॉडी के अंदर इतना फास्ट तीव्र गति से सेल डिवीजन करने लगे कि बॉडी में उन सेल डिवीजन का, माइटोसिस का जो कंट्रोल्ड है वो अनियंत्रित हो जाए, तो दिस सिचुएशंस इज रिस्पांसिबल फॉर द काज ऑफ ट्यूमर एंड ट्यूमर रिस्पांसिबल फॉर द काज ऑफ द कैंसर। मीन्स सामान माइंड में सेट करेंगे कि हमारी बॉडी की नॉर्मल सेल अगर नॉर्मल सेल डिवीजन करती है तो फिर वो किसी भी प्रकार के हानि के रूप में नहीं जाती, लेकिन अगर वही सेल डिवीजन अनकंट्रोल्ड हो जाती है तो ट्यूमर बनाएगी और ट्यूमर आगे चलकर इतना हार्मफुल इफेक्ट डालेगा कि वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाएगा। बुक के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी की मैं अगर बात करूं तो इसे डेरेडेड डिजीज की कैटेगरी में रखा गया है और ये डेरेडेड डिजीज मिलियंस ऑफ पीपल, यानी कई मिलियंस पीपल्स को ऑल ओवर द वर्ल्ड में और यह डेथ के रीजंस को रिस्पांसिबल है, डेथ का कारण बन रही है। मैं अगर इसके बेसिक पॉइंट पर आपके माइंड में सेट करूं, मैंने बताया कि अगर कोई नॉर्मल सेल एक सामान्य कोशिका डिवाइड करे सेल डिवीजन के द्वारा, यानी नॉर्मल सेल डिवीजन हो, तो क्या होता, उस नॉर्मल सेल डिवीजन से हमारी बॉडी में नंबर्स ऑफ सेल इंक्रीज करती है और जब कोई नंबर्स ऑफ सेल इंक्रीज करता है तो इससे हमारी बॉडी को दो लाभ होता है। या तो बॉडी ग्रोथ करती है, वृद्धि करती है,
या फिर बॉडी का मेंटेनेंस होता है, यानी हमारी बॉडी मेंटेन रहती है। ये दो रीजनों से हमारी बॉडी के लिए सेल डिवीजन मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर मैं यहाँ मियोसिस भी इंक्लूडेड कर लूं तो हमारी बॉडी सेल डिवीजन से गैमेट फॉर्मेशन भी करती है। ये हमारी बॉडी की या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का मैकेनिज्म है जो हमारी बॉडी फॉलो करती है। लेकिन अगर यही नॉर्मल सेल अनकंट्रोल्ड डिवीजन करने लगे, कैसे डिवीजन करने लगे? अनकंट्रोल्ड डिवीजन करने लगे, यानी हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, तब क्या होता? हमारी बॉडी में कुछ एक्स्ट्रा पार्ट्स बन जाते हैं, एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर टिश्यू के रिलेटेड बन जाते हैं, एंड दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज द ट्यूमर। उनको मैं ट्यूमर कहता हूं, और वही ट्यूमर आगे चलकर कैंसर का कारण बनते हैं, जो मैं डिटेल में आगे में पढ़ाने वाला हूं। तो ये पॉइंट आपके माइंड में सेट होना चाहिए कि जब हमारी बॉडी नॉर्मल सेल डिवीजन करती है तो ग्रोथ और मेंटेनेंस को मेंटेन करती है, मियोसिस करती है तो गैमीट का फॉर्मेशन करती है। किसी कारण से, चाहे वो फिजिकल रीजन हो, बायोलॉजिकल रीजन हो, या फिर हो सकता है केमिकल रीजन हो, जिससे हमारी बॉडी में एक नया सेल डिवीजन इतना तीव्र गति से होने लगा कि उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, तो ट्यूमर का फॉर्मेशन होगा। आगे हम एक विशेष स्टडी के द्वारा एनसीईआरटी के लाइनों से समझते हैं कि नॉर्मल सेल और कैंसर सेल के बीच में डिफरेंस क्या है। ये पॉइंट आप अपने माइंड में सेट करने का प्रयास करेंगे, एक एक पॉइंट को माइंड में रिलेट करेंगे, तो कैंसर से रिलेटेड एक भी % डाउट आपके माइंड में इस लेक्चर के बाद नहीं रह जाने वाले हैं। चाहे जिस प्रकार के डाउट हैं सारे क्लियर हो जाने वाले हैं। हम देखते हैं कि एक कोई नॉर्मल सेल, अगर मैं इसकी तुलना किसी कैंसर सेल से करूं जो कैंसर काज करती है, तो इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है? हम एक टेस्ट पढ़ते हैं बायोप्सी, आगे डिस्कस करेंगे। इस टेस्ट में हम एक कैंसर सेल को एक नॉर्मल सेल से सेपरेट करना चाहते हैं, अलग करना चाहते हैं, तो हमें क्या डिफरेंसेस मिलता है? साइंटिस्टों ने देखा कि अगर मैं एक नॉर्मल सेल को एक कल्चर मीडियम में, मान लो हमारे पास ये एक बीकर है जिसमें हमने कल्चर मीडियम रखा है। कल्चर मीडियम का मतलब है कि इस बीकर में हमने कोई ऐसा माध्यम लिया है जहां सेल डिवीजन हो सके, और सेम इस बीकर में भी हमने कल्चर मीडियम रखा है। इस कल्चर मीडियम में भी हम क्या करें? दो टाइप की सेल की तुलना करें। किसकी तुलना करते हैं? सबसे पहले हम नॉर्मल सेल का ठीक है डिस्कस करते हैं और इससे कैंसर सेल को रिलेट करते हैं। हम अगर एक नॉर्मल सेल को कल्चर मीडियम में रखें और मीडियम प्रोवाइड करें, न्यूट्रिशन दें, तो पहले सेल डिवीजन प्रारंभ होती है, स्टार्ट होती है, उससे डिवाइड करना शुरू करती है, और जैसे ही उस सेल को अपने समान नई कोशिका संपर्क में मिलती है, यानी कांटेक्ट इनहिबिशन होता है, कांटेक्ट में सेल आती है, वैसे ही ये नॉर्मल सेल डिवीजन करना बंद कर देते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है, मान लो मेरे हैंड पर किसी कारण से इंजरी हुई है और एक ठीक है चोट लगी है, कुछ टिश्यू अलग हो गया, तो हम देखते हैं कि वो टिश्यू की सेल्स धीरे धीरे बनती हैं, ग्रोथ करती हैं, और एक समय बाद इस पूरे घाव को भर लेते हैं। ऐसा नहीं होता कि वो सेल लगातार डिवाइड करती रहे। मैं समझाना ये चाह रहा हूं कि यहाँ पर ये सेल डिवाइड कर रही थी, लेकिन जैसे ही इस सेल को अपने समान सेल देखने को मिली, इसने सेल डिवीजन रोक लिया। इसका मतलब है, हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जाएं कि ये कांटेक्ट इनहिबिशन है। क्या है? कांटेक्ट इनहिबिशन है। जैसे ही एक नॉर्मल सेल को कांटेक्ट इनहिबिशन मिलता है, नॉर्मल सेल के अंदर कांटेक्ट इनहिबिशन होता है, फिर वो अपने सेल डिवीजन को स्टॉप कर देती है, आगे सेल डिवीजन नहीं होता। लेकिन कैंसर सेल में क्या प्रॉब्लम आती है? मान लो मेरे पास एक कैंसर सेल है जिनको हमने लैब में रखा हुआ है, ये सेल डिवाइड करना शुरू करेगी। जब इसके सेल के संपर्क में सिमिलर टाइप की सेल्स आ जाती हैं, तो भी ये सेल डिवीजन को नहीं रोकती और लगातार सेल डिवीजन होता रहता है। यहां तक इसमें कांटेक्ट इनहिबिशन के साथ में इनवर्जिनेस की प्रॉपर्टी भी देखने को नहीं मिलती और ये लगातार विभाजित होती जाती है। मींस अगर मैं कैंसर सेल की बात करूं तो इनके अंदर कांटेक्ट इनहिबिशन नहीं है। क्या नहीं है? कांटेक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी नहीं है। हमारी सेल में क्या है? नॉर्मल सेल में क्या था? कांटेक्ट इनहिबिशन था। जैसे ही उसके समान कोशिका संपर्क में आती है, सेल डिवीजन रुक जाता है, जबकि यहाँ सेल डिवीजन कंटिन्यू चलता रहता है।
यहां पर इन वर्जिनेस की प्रॉपर्टी नहीं थी और यहां पर इन वर्जिनेस की प्रॉपर्टी है, यानी यहां पर सेल मूव करके डिवाइड नहीं करती, जबकि ये सेल लगातार सेल को मूव करके भी डिवाइड करती रहती है, यानी इनके अंदर इन वर्जिनेस क्या देखने को नहीं मिलता, इन वर्जिनेस की प्रॉपर्टी नहीं देखने को मिलती है, एब्सेंट होता है। जबकि अगर मैं कैंसरस सेल की बात करता हूं, सर इनमें इन वर्जिनेस की प्रॉपर्टी देखने को मिलती है और ये सेल इन वर्जिनेस के द्वारा क्या करती है, सेल को मूव करके डिवाइड कर सकती है। ये दो डिफरेंसेस मेन हैं जो हमें कैंसरस सेल और नॉर्मल सेल में मिलते हैं। ऐसे ही ये वाली सेल नॉर्मल सेल इमॉर्टल होती है। इमॉर्टल का मतलब क्या है, एक निश्चित समय बाद इसकी डेथ होना, इसके जीवन चक्र का समाप्त होना बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन अगर मैं कैंसर सेल की बात करता हूं तो ये मॉर्टल है। मॉर्टल का मतलब है अमरत्व प्राप्त है, इसकी डेथ नहीं होती। क्यों नहीं होती, आगे हम डिस्कस कर रहे हैं। मैं रिपीट करता हूं, हम दोनों सेल को कल्चर मीडियम में रखें। नॉर्मल सेल निश्चित समय तक ग्रोथ करेगी, जैसे ही उसकी संपर्क में सिमिलर सेल आएगी वो अपनी ग्रोथ को स्टॉप कर देती है। लेकिन कैंसरस सेल लगातार डिवाइड करती है संपर्क में आने के बाद में। इसका मतलब एक में इन वर्जिनेस की प्रॉपर्टी है और दूसरे में इन वर्जिनेस की प्रॉपर्टी नहीं होती है। ये पॉइंट्स आपको अपने माइंड में सेट रखना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर मैं बात करूं कॉन्टेक्ट इनहिबिशन की, इसमें है नॉर्मल सेल में ठीक है प्रेजेंट है, जबकि कैंसर सेल में नहीं है। ये वाली सेल इमॉर्टल है, जबकि ये वाली सेल मॉर्टल होती है। उम्मीद है यहां तक बात आपको समझ में आ रही होगी। अब हम बात करते हैं मोर्टिलिटी और इमॉर्टिलिटी का वास्तविक मतलब क्या है। क्यों कैंसर सेल इमॉर्टल नहीं है और क्यों नॉर्मल सेल इमॉर्टल है, ध्यान से देखेंगे। हम दो सेल की कल्पना करते हैं। पहले हमें कुछ बेसिक पॉइंट्स आने चाहिए कि सेल डिवीजन के लिए क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल होता है। क्रोमोसोम के एंड पर एक विशेष प्रकार के सीक्वेंसेज होते हैं जिनको टीलोमियर सीक्वेंस कहते हैं, और ये टीलोमियर सीक्वेंस वास्तव में टीलोमरेज एंजाइम को प्रोड्यूस करते हैं। ये टीलोमरेज एंजाइम आगे चलकर सेल डिवीजन के लिए प्रोटीन के अमाउंट को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो मैं मान लेता हूं कि मेरे पास एक सेल है जिसके अंदर एक्टिवेशन ऑफ टीलोमरेज एंजाइम हो रहा है और यहां पर इनएक्टिवेशन ऑफ टीलोमरेज एंजाइम हो रहा है। हम बात करते हैं कि ये जो सेल है वास्तव में इस सेल को हम क्या मान सकते हैं, एक ऐसी कोशिका है जिसमें टीलोमरेज को इनएक्टिव कर दिया जा रहा है। यहां टीलोमरेज एक्टिव रहेगी तो ये सेल नॉर्मल सेल होगी। कैसी सेल होगी, नॉर्मल सेल। और ये हमारे पास एक ऐसी सेल है जिसको हम कैंसरस सेल बोल सकते हैं। अब दोनों में क्या डिफरेंसेज है, क्यों ऐसा होता है, थोड़ा ध्यान से समझेंगे। मान लो मैं डिस्कस करता हूं कि ये एक सेल है जिसके ऊपर ये रेड कलर का येलो कलर की जो संरचना है ये वास्तव में क्रोमोसोम है। क्या है, क्रोमोसोम। और इन क्रोमोसोम के ऊपर क्या है, इन पर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको टीलोमियर सीक्वेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टीलोमियर सीक्वेंस बोलते हैं। ऐसे ही इस सेल पर भी क्या प्रेजेंट है, टीलोमियर प्रेजेंट है। अब ध्यान से देखेंगे, ये टीलोमियर सीक्वेंस टीलोमरेज एंजाइम बनाता है। क्या बनाता, टीलोमरेज एंजाइम। ये टीलोमरेज एंजाइम क्या करता है, सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब थोड़ा ध्यान से देखेंगे, हम पहले नॉर्मल सेल की बात करते हैं जहां पर टीलोमियर सीक्वेंस टीलोमरेज बनाता है। होगा क्या, यहां पर जो सीक्वेंस सेल है एक निश्चित समय तक टीलोमरेज एंजाइम बनता जाएगा। कितनी समय तक बन सकता है, तो टीलोमरेज एंजाइम जब तक टीलोमियर बना रहेगा तभी तक बन सकती है। हम मान लेते हैं कि सेल ने एक के बाद एक करके 50 जनरेशन तक, 50 जनरेशन तक सेल डिवीजन किया और 50 जनरेशन के बाद क्या हुआ, टीलोमियर सीक्वेंस धीरे 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 डिसॉल्व हो गया, समाप्त हो गया। अगर टीलोमियर समाप्त हुआ तो इसका मतलब टीलोमरेज एंजाइम का इनएक्टिवेशन हो गया। यानी अगर टीलोमरेज समाप्त हुआ, ठीक है, डीजनरेट हुआ, तो टीलोमरेज एंजाइम भी लेस हो जाएगी। यानी अगर 50 जनरेशन तक टीलोमरेज एंजाइम समाप्त होती है तो ये सेल क्या करेगी, सेल्फ डेथ करेगी, स्वयं की मृत्यु करेगी। यानी ये सेल 50 जनरेशन के बाद स्वयं नष्ट हो जाएगी, जिसको हम एपोप्टोसिस कहते हैं।
क्या बोलते हैं? एपोप्टोसिस इंपॉर्टेंट है, दोबारा सुनेंगे। नॉर्मल सेल के क्रोमोसोम के एंड पर टीलोमियर सीक्वेंस है, ये टीलोमरेज एंजाइम रिलीज करता है। एक निश्चित समय बाद, लगभग 50 जनरेशन के बाद सेल का टीलोमरेज सीक्वेंस लेस होता जाता है और टीलोमरेज एंजाइम के कम होने के कारण ये सेल 50 जनरेशन के बाद सेल्फ डेथ कर लेती, जिसको एपोप्टोसिस कहते हैं। कैंसरस सेल में क्या होता, ये सेल टीलोमियर को बिल्कुल एक्टिव रखती है, जिससे क्या होता, टीलोमरेज एंजाइम समाप्त नहीं होता। 50 जनरेशन को छोड़ दे, अगर मैं इनफाइनाइट जनरेशन तक जाऊं तो इनफाइनाइट जनरेशन तक भी ये सेल लगातार टीलोमरेज बनाती रहती है, जिससे क्या होगा, सेल डिवीजन की प्रोसेस यानी कोशिका के विभाजन की प्रक्रिया स्टॉप नहीं होती, लगातार होती रहती है। इसलिए अभी बताया गया कि कैंसर सेल मोर्टल है, अमरत्व प्राप्त की हुई है, क्योंकि ये लगातार टीलोमरेज एंजाइम को सक्रिय रखती है, जबकि एक नॉर्मल सेल मोर्टल है। सर एक निश्चित समय बाद इसकी डेथ होना स्वाभाविक है। क्लियर? उम्मीद है ये पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। रिपीट कर देता हूं, सेल के क्रोमोसोम के एंड पर टीलोमियर होते हैं, ये एंजाइम रिलीज करते जिसका नाम टीलोमरेज एंजाइम है। नॉर्मल सेल 50 जनरेशन के बाद धीरे धीरे टीलोमियर सीक्वेंस को लॉस करती है और टीलोमरेज एंजाइम धीरे धीरे लेस हो जाते हैं, जिससे 50 जनरेशन के आसपास सेल की सेल्फ डेथ होती है, एपोप्टोसिस होती है। जबकि कैंसर सेल में टीलोमरेज एंजाइम कंटिन्यू बनते हैं, क्योंकि ये टीलोमियर सीक्वेंस को नष्ट नहीं होने देती, जिससे एपोप्टोसिस नहीं होती, चाहे वो 50 जनरेशन हो या फिर इनफाइनाइट जनरेशन हो, जिससे ये सेल मोर्टल हो जाती है, अमरत्व को प्राप्त कर लेती है। उम्मीद है ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कैंसर से रिलेटेड आपको समझ में आ गया होगा। आइए आगे बात करते हैं कि कैंसर सेल किस जीन को इनएक्टिव कर देती है, जिससे वो कैंसर के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। तो ध्यान से देखते हैं। हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक नॉर्मल सेल है। इस नॉर्मल सेल पर अकॉर्डिंग टू डिफरेंट बुक एंड अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हम ये देख पाते हैं, इस नॉर्मल सेल पर मान लो कि फिजिकल कार्सिनोजन है। क्या है? कोई फिजिकल कार्सिनोजन। व्हाट इज फिजिकल कार्सिनोजन? फिजिकल कार्सिनोजन का मतलब है, मान लो एक्स रेज है, वाई रेज है, या कोई किरणें हैं जो हार्मफुल इफेक्ट डाल सकती हैं, यूवी रेज है, इनको फिजिकल कार्सिनोजन की श्रेणी में रखा गया। सेकंड हम मान लेते हैं केमिकल कार्सिनोजन है। केमिकल कार्सिनोजन का मतलब क्या है? कोई केमिकल है, लाइक आपने पढ़ा टोबैको में निकोटीन है जो लंग्स कैंसर का कारण है, तो हम निकोटीन को मान लेते हैं। ऐसे ही थर्ड हम मान लेते हैं बायोलॉजिकल कार्सिनोजन। कुछ बायोलॉजिकल कार्सिनोजन भी हैं, जैसे कि वायरस है। ठीक है, ये क्या करते, तीन में से कोई या तीन वायरस, मान लो एचपीवी ह्यूमन पिपलोना वायरस, एचबीवी हेपेटाइटिस बी वायरस, ये भी बॉडी के अंदर सेल के अंदर इंटर करते हैं, तो फिर ये कार्सिनोजेनिक इफेक्ट डालते हैं, जिससे क्या होगा, एक नॉर्मल सेल कैंसर सेल में बदल सकती है। आपको माइंड में सेट करना है कि कोई केमिकल हो जैसे निकोटीन, कोई फिजिकल कार्सिनोजन हो जैसे एक्स रेज, वाई रेज, यूवी रेज, गामा रेज, या फिर हम बात करते हैं कोई वायरस हो, ह्यूमन पिपलोना वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस। ये जब नॉर्मल सेल में इंटर करेगा तो क्या करेगा, उसको सक्रिय करा देगा किसमें, कैंसर सेल में। कैसे? ध्यान से देखेंगे। एक नॉर्मल सेल के पास एक जीन सीक्वेंस है, इस जीन को हम क्या बोलते हैं, प्रोटोऑन्कोजीन। क्या बोलते हैं? प्रोटोऑन्कोजीन। ये क्या करती है सर? प्रोटोऑन्कोजीन एक ऐसी जीन है जो नॉर्मली एक सेल को एक निश्चित समय बाद सेल डिवीजन के दौरान चेक करती है कि वो सेल डिवीजन आगे करे सेल या ना करे। यानी प्रोटोऑन्कोजीन एक टाइप की स्पेशल जीन है जो सेल डिवीजन के दौरान सेल को चेक करती है। अब होता क्या है, ये जो बायोलॉजिकल, फिजिकल या डिफरेंट टाइप के कार्सिनोजन हैं, ये क्या करते, उस सेल में एक विशेष प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ऑन्कोजीन को इनएक्टिव कर देते हैं, प्रोटोऑन्कोजीन्स को, जिससे ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं। अब जैसे ही सेल प्रोटोऑन्कोजीन को निष्क्रिय करेगी, सेल ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। इसका मतलब आप समझ पा रहे हैं, सेल बहुत डेंजरस हो गई है। अब वो सेल लगातार डिवाइड करना शुरू करेगी
और जब वो सेल प्रोटो ऑन्कोजीन को इनएक्टिव करा चुकी है किसी कार्सिनोजन के कारण, इतनी फास्ट ग्रोथ करेगी इस सेल के अंदर एक नई संरचना बना लेगी जिसको ट्यूमर कहते हैं। हम मान लेते हैं कि इस सेल ने प्रोटो ऑन्कोजीन को निष्क्रिय बनाकर ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन किया। अब ये सेल लगातार डिवाइड होने जा रही है और लगातार डिवाइड होने के बाद क्या करेगी सर, इतनी फास्ट डिवीजन करेगी कि बॉडी के अंदर अब एक स्पेसिफिक टिश्यू बना लेगी, जिस टिश्यू का नाम होगा हम ट्यूमर कहेंगे। वास्तव में जब शुरुआत में ट्यूमर बनेगा तो बाहर से एक लेयर से सराउंडेड होगा, इस लेयर को कैप्सुलेटेड वॉल कहेंगे। क्या बोलेंगे? कैप्सुलेटेड वॉल। और इसके अंदर ये जो सेल फास्ट डिवाइड की हैं इनका नाम है नियोब्लास्टिक सेल। और इस ट्यूमर को क्या बोलेंगे? इस ट्यूमर को हम बोलेंगे दिस ट्यूमर इज नोन एज बिनाइन ट्यूमर। कौन सा ट्यूमर बोलेंगे? इसको बिनाइन ट्यूमर बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि यह ट्यूमर अभी कैप्सूल से सराउंडेड है। अब क्या होगा, ये नियोब्लास्टिक सेल एक निश्चित समय बाद इस ट्यूमर के अंदर एक विशेष रसायन रिलीज करेगी, जिस रसायन को हम वास्तव में क्या बोलेंगे? दिस स्पेशल टाइप्स ऑफ केमिकल्स इज नोन एज एंजियोजेनेसिस फैक्टर। यानी अब ये सेल एक विशेष प्रकार का रसायन बनाएगी जिसका नाम है एंजियोजेनेसिस फैक्टर। ठीक है, एंजियोजेनेसिस फैक्टर अब काफी घातक हो चुका है क्योंकि ये सेल अब क्या करेगी? एंजियोजेनेसिस फैक्टर के प्रेजेंस में अपनी चारों तरफ ब्लड वेसल डेवलप करा लेगी। यानी हमारी बॉडी की बहुत सारी ब्लड वेसल्स एक नेटवर्क बना लेंगी इन एंजियोजेनेसिस फैक्टर के चारों तरफ। अब ये सेल इतनी खतरनाक हो गई है, ध्यान रखेंगे कि अब नॉर्मल सेल के न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देगी। आपने सुना है कि कैंसर में एक दर्दनाक मौत होती है। इसका मतलब क्या है कि जब कोई सेल लगातार अपनी तरफ न्यूट्रिशन को खींचना शुरू कर दे तो दूसरी सेल जो है उनको भोजन नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ग्लूकोज नहीं मिलेगा, वो सेल तड़प तड़प कर मरेंगी। इसलिए कैंसर में दर्दनाक मौत होने के चांसेस हैं। यानी एंजियोजेनेसिस फैक्टर ने क्या किया? अब ब्लड वेसल डेवलप कर लिया है और जब ब्लड वेसल डेवलप करेगी तो क्या होगा? ये सेल अब और फास्ट ग्रोथ करेगी। एक समय ऐसा आएगा कि इसकी जो कैप्सुलेटेड वॉल है ये ब्रेक हो जाएगी और जैसे कैप्सुलेटेड वॉल ब्रेक होती है ये सेल्स मूव करेंगी हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में और ब्लड वेसल के अंदर इंटर कर जाएंगी। जब ये ब्लड वेसल के अंदर इंटर कर गई तब ये काफी डेंजरस हो चुकी है और अब इनको पकड़ पाना, अब इनको डायग्नोस कर पाना, ट्रीट कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इस कंडीशन को मेटास्टेसिस करेंगे। मैं इतने पॉइंट को रिवाइज करता हूं। हमने बताया कि एक नॉर्मल सेल जिसमें केमिकल कार्सिनोजन, फिजिकल कार्सिनोजन या कोई केमिकल कार्सिनोजन या बायोलॉजिकल कार्सिनोजन, कोई कार्सिनोजन अफेक्टेड है तो क्या करता है? प्रोटो ऑन्कोजीन को निष्क्रिय कर देगा और ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन करता है। प्रोटो ऑन्कोजीन क्या करता था? एक निश्चित टाइम में सेल डिवीजन को चेक करता था, ये सेल आगे डिवाइड करे या ना करे। जब वो निष्क्रिय हो गया तो सेल अनकंट्रोल डिवाइड करने लगी, अब एक ट्यूमर बनाती है। जब तक वो ट्यूमर एक वॉल से सराउंडेड होता है उसे हम बिनाइन ट्यूमर कहते हैं। उनके अंदर जो सेल बनती है उनको नियोब्लास्टिक सेल कहते हैं और बाहर एक लेयर होती है जिसको कैप्सुलेटेड वॉल कहते हैं। सारी सेल मिलकर एक फैक्टर रिलीज करती है, एंजियोजेनेसिस फैक्टर, जिससे ब्लड वेसल का डेवलपमेंट ट्यूमर की तरफ ज्यादा होता है और ये ज्यादा ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन को बॉडी से खींचना शुरू कर देती है। इससे नॉर्मल सेल क्या होती है? उनको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, ऑक्सीजन नहीं मिल पाता और तड़प तड़प कर मरती है। इसलिए बताया जाता कि कैंसर एक ऐसा रोग है जो काफी दर्दनाक मौत उत्पन्न करता है, इसलिए कैंसर घातक हो जाता है। आगे ध्यान से देखते हैं। हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक कैप्सुलेटेड वॉल से सराउंडेड स्ट्रक्चर है जिसमें नियोब्लास्टिक सेल उपस्थित हैं। ध्यान से समझना, मेरे पास एक कैप्सुलेटेड वॉल है। इस कैप्सुलेटेड वॉल के अंदर बहुत सारी सेल्स हैं। ये वो कोशिकाएं हैं जिनको प्रोटो ऑन्कोजीन के निष्क्रिय होने के दौरान फास्ट सेल डिवीजन से बनते हुए देखा गया है। अभी मैंने बताया जब तक ये सेल बाहर से कैप्सूल वॉल से सराउंडेड थी, इन कोशिकाओं को हम एक विशेष ट्यूमर के फॉर्म में जानते थे जिनको हम बिनाइन ट्यूमर कहते थे।
क्या बोलते थे, बिनाइन ट्यूमर। अब कल्पना करेंगे कि ये सेल ब्लड वेसल्स के डेवलपमेंट के कारण इसके चारों तरफ ब्लड वेसल्स का नेटवर्क डेवलप कर गए हैं और ये सेल इतना न्यूट्रिशन खींच रही है कि एक निश्चित समय बाद अब क्या होगा सर, इसकी कैप्सुलेटेड वॉल ब्रेक हो जाएगी और जैसे ही इसकी कैप्सुलेटेड वॉल ब्रेक होती है क्या होगा सर, नियोब्लास्टिक सेल बाहर आ जाएंगी, नियोब्लास्टिक सेल फ्री हो जाएंगी। जैसे ही नियोब्लास्टिक सेल फ्री होती हैं, इस कुछ नियोब्लास्टिक सेल हैं सर, ये हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर इंटर कर जाएंगे। मान लो ये हमारी बॉडी में कुछ ब्लड वेसल्स हैं और इन ब्लड वेसल्स के अंदर अब नियोब्लास्टिक सेल्स फ्री स्टेज में इंटर कर रही हैं। जब नियोब्लास्टिक सेल फ्री स्टेज में इंटर करेंगे तो क्या होगा सर, अब ये ब्लड वेसल्स में जाती हैं, समझना ध्यान से, ये कहां जाती, ब्लड वेसल्स में, और ब्लड वेसल्स में मूव करते हुए डिवाइड करती हैं और यहां पर टिश्यू बनाती हैं। यहां पर जो टिश्यू बनेगा अब इसको हम मैलिग्नेंट ट्यूमर बोलेंगे, मैलिग्नेंट ट्यूमर बोलेंगे, ध्यान रखेंगे। और ये जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है ये काफी घातक हो चुका है। इस प्रकार के सेल डिवीजन को जहां सेल स्प्रेड होती रहती है और डिवाइड करती रहती है, कहीं भी हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में जाकर किसी भी ऑर्गन के अंदर डिवाइड कर सकती है। इस प्रक्रिया को मेटास्टेसिस कहते हैं। क्या बोलते हैं, मेटास्टेसिस बोलते हैं, ध्यान रखेंगे। अब मेटास्टेसिस के दौरान बनने वाला मैलिग्नेंट ट्यूमर काफी घातक हो चुका है, जो मनुष्य को काफी हानि पहुंचाने वाला है। अब प्रॉब्लम ये है कि जब तक ट्यूमर कैप्सुलेटेड था, वॉल के अंदर था, बिनाइन ट्यूमर था, हम उसको रोक सकते थे, सर्जरी से हटा सकते थे। लेकिन जब मेटास्टेसिस हो गई, हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर सेल चली गई, लगातार डिवाइड कर रही हैं, तो फिर हम उसे कैसे डायग्नोस करें, कैसे ट्रीट करें, पकड़ नहीं सकते क्योंकि वो मूव करती रहेगी ऑर्गन टू ऑर्गन। दिस कंडीशन इज डेंजरस एंड दिस इज द मेन कैंसर काजेज। ये मेन प्रॉब्लम होगा कैंसर का, जिसको पकड़ पाना पॉसिबल नहीं है। तो उम्मीद है यहां तक की टॉपिक आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो गई होगी। एक बार रिवाइज करता हूं, कैंसर और नॉर्मल सेल में डिफरेंस क्या है। नॉर्मल सेल कॉन्टैक्ट इनहिबिशन रखती है, अपने समान कोशिका के संपर्क में आने पर सेल डिवीजन रोकती है। एबनॉर्मल सेल यानी कैंसर सेल कॉन्टैक्ट इनहिबिशन को नहीं रिप्रेजेंट करती, इनवर्जिनेस को रिप्रेजेंट करती है, जबकि नॉर्मल सेल में इनवर्जिनेस नहीं होता। नॉर्मल सेल मोर्टल है, जबकि कैंसर सेल इनमोर्टल होती है, लगातार डिवाइड करती रहती। क्यों होती है, मैंने बताया कि कैंसर सेल टीलोमरेज को सक्रिय बना लेती, 50 जनरेशन के बाद में भी टीलोमरेज एंजाइम रिलीज करती रहती है, जिससे लगातार डिवीजन होता रहता है। जबकि नॉर्मल सेल क्या करती है, एक निश्चित समय बाद में उसका टीलोमरेज एंजाइम कम हो जाता, टीलोमियर सीक्वेंस नष्ट हो जाता और फिर वो डिवीजन करते करते क्या करती है, अपने ग्रोथ को रोक देती है, इच्छा मृत्यु कर लेती है, जिसको एपोप्टोसिस कहते हैं। आगे बताया गया कि नॉर्मल सेल के अंदर कोई भी केमिकल कार्सिनोजन, बायोलॉजिकल कार्सिनोजन या फिजिकल कार्सिनोजन रिस्पॉन्सिबल है, उसको प्रोटो ऑन्को ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यानी ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन कराएगा, जहां प्रोटो ऑन्को जीन को निष्क्रिय कर देगा। अब सेल फास्ट ग्रोथ करेगी और इतना फास्ट ग्रोथ करना शुरू करेगी कि एक ट्यूमर प्रोड्यूस कर लेगी, जिसको हम बिनाइन ट्यूमर कहेंगे। जब तक वो कैप्सूल वॉल से सराउंडेड रहेगा, निश्चित समय बाद वो एंजियोजेनेसिस फैक्टर रिलीज करेगा, जिससे ब्लड वेसल सेल की तरफ कंटिन्यू ग्रोथ करेंगी और फिर पूरे बॉडी से न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन इस ट्यूमर की तरफ आने लगेगा। फाइनल बताया गया कि निश्चित समय बाद बिनाइन ट्यूमर का कैप्सूल वॉल ब्रेक होगा, सेल फ्री होगी और हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में आएगी, जहां जाकर क्या करेगी, उस ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर अब मेटास्टेसिस करेगी और मैलिग्नेंट ट्यूमर का फॉर्मेशन करेगी। ये समय घातक हो चुका है और अब हमें कैंसर के सेल को पकड़ पाना, डायग्नोस कर पाना पॉसिबल नहीं है। आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कैंसर के ठीक है टाइप्स के बारे में। उम्मीद है यहां तक कोई डाउट नहीं है। आगे बात करते हैं टाइप्स की। अगर मैं कैंसर के टाइप की बात करूं तो कैंसर को हम 3 श्रेणी में बांट सकते हैं। वन इज नोन एज द कार्सिनोमा, पहले को हम क्या बोलेंगे, कार्सिनोमा कैंसर, क्लियर। सेकेंड टाइप ऑफ कैंसर इज नोन एज द सार्कोमा कैंसर, दूसरे को हम क्या बोलेंगे, सार्कोमा कैंसर। एंड थर्ड टाइप कैंसर इज नोन एज द
ल्यूकेमिया, क्या बोलेंगे, ल्यूकेमिया कैंसर, या फिर इसको हम ब्लड कैंसर भी बोल सकते हैं, ध्यान रखें। अब अगर मैं बात करता हूं कार्सिनोमा की, सबसे पहली बात, कार्सिनोमा एक ऐसा कैंसर है जो 85% ऑफ टोटल कैंसर टच करता है। सार्कोमा और ल्यूकेमिया मिलाकर लगभग 15% केवल कैंसर टच करते हैं। अगर मैं कार्सिनोमा की बात करता हूं तो ये इक्टोडर्म, किसके द्वारा, इक्टोडर्म के द्वारा या फिर इंडोडर्म के द्वारा, किसके द्वारा, इंडोडर्म के द्वारा होने वाला कैंसर है। इक्टोडर्म और इंडोडर्म रिस्पॉन्सिबल है इस प्रकार के कैंसर को काज करने के लिए, जबकि ल्यूकेमिया या फिर सार्कोमा मीजोडर्म के द्वारा होने वाला कैंसर है। यहां पर मीजोडर्म रिस्पॉन्सिबल है ऐसे कैंसर को काज करने के लिए। तो कैंसर डिवाइड इनटू 3 टाइप्स, कार्सिनोमा, सार्कोमा एंड ल्यूकेमिया। कार्सिनोमा सबसे ज्यादा काज होता है, ठीक है। हम बात करें ओरल कैंसर, लंग्स कैंसर, गाल ब्लैडर कैंसर, स्किन कैंसर, ऐसे कैंसर कार्सिनोमा की श्रेणी में आते हैं। ऐसे ही मैं बात करूं सार्कोमा की, सार्कोमा एक ऐसा कैंसर है जो मीजोडर्मल ओरिजिन से होता है। और मैं बात करता हूं ल्यूकेमिया की, तो एक ब्लड कैंसर है जहां पर होता क्या है, डब्ल्यूबीसी की जो संख्या है वो इंक्रीज कर जाती है, बढ़ने लगती है, इसलिए इसको ब्लड कैंसर या ल्यूकेमिया कहा जाता है। जिससे सेल के अंदर, बॉडी के अंदर ब्लड की अदर सेल्स डिक्रीज करती हैं और डब्ल्यूबीसी का नंबर बढ़ता जाता है। तो दिस इज द टाइप्स ऑफ कैंसर। इतनी बातें हमें कैंसर के टाइप पर डिस्कस करनी है। आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, काजेज ऑफ कैंसर। कैंसर की क्या कारण है, क्या ऐसे रीजन है जिसमें कैंसर डिफरेंट ह्यूमन पर्सन में हो जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल कार्सिनोजन की। किसकी बात करेंगे, फिजिकल कार्सिनोजन। फिजिकल कार्सिनोजन क्या है, सर ऐसा कार्सिनोजन जिसमें ह्यूमन बॉडी के अंदर कोई फिजिकल रीजन रिस्पॉन्सिबल है कैंसर काज करने के लिए। क्या रिस्पॉन्सिबल हो सकता, सर फिजिकल कार्सिनोजन में एक्स रेज रिस्पॉन्सिबल हो सकती है, और क्या हो सकता, सर वाई रेज रिस्पॉन्सिबल हो सकती है, और क्या हो सकता, सर एक्स वाई के साथ यूवी रेज रिस्पॉन्सिबल हो सकती है, या फिर गामा रेज रिस्पॉन्सिबल हो सकती है। याद रखें, एक्स रेज, वाई रेज, यूवी रेज, गामा रेज, ये सारे फिजिकल कार्सिनोजन हैं जो मनुष्य की बॉडी में कैंसर को काज कर सकते हैं। ऐसे अगर मैं सेकेंड टाइप्स की बात करूं तो सेकेंड टाइप में केमिकल कार्सिनोजन, बहुत सारे केमिकल्स, हर रिसर्च से पता चल रहे हैं कि बहुत सारे केमिकल्स ऐसे हैं जो ह्यूमन बॉडी में कैंसर डिजीज को काज कर सकते हैं। जैसे टोबैको में पाया जाने वाला निकोटीन, टोबैको का निकोटीन बिल्कुल कंप्लीट रिसर्च से पता चल चुका है कि ये हमारी बॉडी के अंदर लंग्स कैंसर काज करता है, यानी फेफड़ों का कैंसर उत्पन्न करता है। इसलिए ऐसे बहुत सारे केमिकल्स हैं जो हमारी बॉडी में पहुंचकर कैंसर रोग उत्पन्न करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। यानी केमिकल कार्सिनोजन भी कैंसर के काजेज का उत्पन्न होने का मुख्य कारण हो सकता है। अगर मैं तीसरे टाइप के कार्सिनोजन की बात करूं तो हमारी बॉडी पर कुछ ऐसे कार्सिनोजन हैं जिनको हम बायोलॉजिकल कार्सिनोजन कहते हैं। ये कार्सिनोजन रिस्पॉन्सिबल हैं हमारी बॉडी में कैंसर काज करने के लिए। जैसे कुछ वायरसेज, एचपीवी वायरस, पूरा नाम है ह्यूमन पिपलोना वायरस। ये ह्यूमन पिपलोना वायरस क्या काज करता, सर ह्यूमन पिपलोना वायरस भी कैंसर काज करता है। ऐसे ही हमारी बॉडी में रिस्पॉन्सिबल है एचपीवी वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस, एचबीवी वायरस, यानी हेपेटाइटिस बी आपने पहले भी पढ़ रखा है, ये हमारे लीवर को इफेक्ट डालता है। हेपेटाइटिस बी वायरस भी हमारी बॉडी में कैंसर काज कर सकता है। कैसे काज कर सकता, क्योंकि सर ये भी ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये काजेज ऑफ कैंसर है, फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल, कोई कार्सिनोजन कैंसर को काज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब मैं आगे बात करता हूं कैंसर की डायग्नोसिस क्या है। अगर किसी व्यक्ति को कैंसर हो जाता है, हम कैसे पता करें कि उस व्यक्ति को कैंसर हो चुका है। सबसे पहले मैं फर्स्ट डायग्नोसिस की बात करूं, इसका सबसे बेस्ट डायग्नोसिस है बायोप्सी। व्हाट इज बायोप्सी, बायोप्सी है क्या, सर एक टेस्ट है। कैसा टेस्ट है, सर इसमें हम सेल का हिस्टोपैथोलॉजिकल टेस्ट करते हैं।
क्या टेस्ट करते हैं? हिस्टोपैथोलॉजिकल टेस्ट करते हैं। और हम पता करते हैं कि कैंसरस सेल से, नॉर्मल सेल से एक कैंसर सेल में क्या भिन्नता है, यानी हिस्टोपैथोलॉजिकल टेस्ट के डिपेंड पर हम ये पता करते हैं कि एक नॉर्मल सेल और एक कैंसर सेल में क्या भिन्नता है, आइडेंटिफाई करते हैं, जिसको बायोप्सी कहते हैं। ऐसे ही सेकंड टेस्ट डायग्नोसिस के रूप में हम एमआरआई यूज करते हैं, आपने नाम सुना होगा। थर्ड, हम इसके डायग्नोसिस में सीटी स्कैन का यूज करते हैं, इसका भी नाम आपने सुना होगा। इसी प्रकार हम इस टेस्ट में कुछ प्रोटीन टेस्ट भी करते हैं, जिसके द्वारा पता चलता है कि कैंसर हमारी बॉडी में कैंसर सेल डिपेंड डेवलप कर रही है या नहीं कर रही है, जिसमें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एमआरआई को सबसे सेफेस्ट टेक्निक माना गया है, जिससे हम ये पता कर पाते हैं इस सेपरेट टेस्ट के द्वारा कि कैंसर हमारी बॉडी में काज कर रहा है या नहीं। एमआरआई वास्तव में है क्या? एक मैग्नेटिक यूज के द्वारा, मैग्नेटिक इफेक्ट के द्वारा हम बॉडी का 3 डायमेंशनल इमेज बनाते हैं और फिर बॉडी के स्पेसिफिक ऑर्गन पर या स्पेसिफिक पार्ट पर हम डिस्कस करते हैं, स्टडी करते हैं कि हमारी बॉडी में क्या कैंसरस सेल्स हैं, कैंसरस ट्यूमर्स बन रहे हैं या नहीं। तो ये कुछ डायग्नोसिस हैं जिनका उपयोग हम कैंसर में करते हैं। फाइनल हम बात करते हैं कैंसर का ट्रीटमेंट क्या है। वास्तव में कैंसर का पूर्ण रूप से अभी तक निर्धारित ट्रीटमेंट हमको नहीं मिल पाया है, लेकिन अगर ट्यूमर बिनाइन है, कैप्सुलेटेड वॉल से सराउंडेड है, तो पहला जो ट्रीटमेंट है सर्जरी करना। ठीक है सर, सर्जरी के द्वारा उस पार्ट को हटाया जा सकता। ज्यादातर डॉक्टर्स, ऑन्कोलॉजिस्ट इस टेक्निक का यूज करते हैं। ऐसे ही हम बात करते हैं सेकंड की, तो फिर हम सेकंड यूज करते हैं कीमोथेरेपी का। कीमोथेरेपी क्या है सर? कीमोथेरेपी एक टेक्निक है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी ह्यूमन बॉडी में जिसमें कैंसर काज कर चुका है, कुछ केमिकल सब्सटेंस इंजेक्शन के थ्रू देते हैं, चाहे ओरली चाहे इंट्रावीनस देते हैं, जो नॉर्मल सेल के साथ साथ कैंसरस सेल के सेल डिवीजन की प्रोसेस को रोकती है, कम करती है, लेस करती है, इसको कीमोथेरेपी कहते हैं। ऐसे थर्ड टेक्निक यूज की जाती है रेडियोथेरेपी। क्या यूज की जाती? रेडियोथेरेपी। व्हाट इज रेडियोथेरेपी? सर, इस थेरेपी में हम स्पेशल लंग्स कैंसर, माउथ कैंसर या एपिथेलियल कैंसर्स के लिए क्या करते हैं, एपिथेलियल कैंसर्स में रेडिएशन टेक्निक यूज करते हैं, कुछ रेज के द्वारा सेल डिवीजन को रोकते हैं। ये रेडियोथेरेपी की टेक्निक कहलाती है। नेक्स्ट लास्ट एक विशेष टेक्निक है जिसका नाम है इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी क्या है सर? कुछ केमिकल के द्वारा हम इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाते हैं, जिसको इम्यूनोथेरेपी कहते हैं। इसके इंजेक्शन हमारे नेचर में काफी कॉस्टली आते हैं और हम उन इंजेक्शनों की सहायता से मनुष्य के इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करते हैं, जो कैंसर सेल को नष्ट करने में सहायक होते हैं। तो ये आपका था ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। उम्मीद कर रहा हूं कि कैंसर से रिलेटेड 1% आपको कोई डाउट नहीं रह गया होगा। कैंसर से रिलेटेड सारी बातें, ट्रीटमेंट तक, डायग्नोसिस, काजेज, टाइप्स, कैंसर क्यों होता है, ट्यूमर कितने प्रकार के हैं, ये सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे और आप मेहनत करके पढ़ाई कर रहे होंगे। आगे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।